Hello and welcome back everyone to our channel, The Absolute Chemistry. I am Abhishek. Wish you all a very happy new year. This is going to be the first video of 2021. तो जैसे कि हमें पता है कि हम जो लास्ट लेक्चर्स हमने पढ़ा था एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में, उसमें हमने एसिड और बेस के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया था। उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह हमने सब ख़त्म कर लिया है। आज हम अपना डिस्कशन थोड़ा और आगे लेके चलेंगे एसिड और बेस के बारे में। आज हम उनके थोड़ा स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो आज का जो हेडिंग होगा वो आप दे सकते हो, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। देखो, स्ट्रेंथ को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि एक एसिड क्यों होता है और एक बेस क्यों होता है। वो उसका जो एसिडिक कैरेक्टर या जो एसिडिक नेचर होता है वो क्यों वो शो करता है वो कंपाउंड, और जो बेस अपना जो बेसिक नेचर वो क्यों शो करता है, ये हमें थोड़ा जानना पड़ेगा। हमने जो लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी हमने देखा था, मैंने आपको आर्रेनियस का जो थ्योरी था मैंने आपको बताया था कि ये आर्रेनियस ने हमें बताया था। तो उसके अकॉर्डिंग हमने एसिड और बेस का डेफिनेशन हमने लिखा था। देखो, आर्रेनियस के हिसाब से जो एसिड्स थे और जो बेस थे उनका डेफिनेशन क्या था। एसिड का डेफिनेशन था जो कि वाटर में जब डिसॉल्व होगा इट विल प्रोवाइड H+ आयन। जो केमिकल कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व होकर H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा था उसको हम एसिड बोलेंगे, और जो केमिकल कंपाउंड बेस में मतलब जो वाटर में डिसॉल्व होकर OH- आयन प्रोड्यूस कर रहा था उसको हम बेस बोलते थे। और हमने ये तक भी देखा था कि वाटर जब तक हम उसको वाटर में डिसॉल्व नहीं करते वो उस कैरेक्टर को शो ही नहीं कर रहा था। जैसे कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ पर HCl गैस पे हम जब ड्राई लिटमस पेपर को लेके गए, कोई कलर चेंज नहीं हुआ। लेकिन जब हमने लिटमस पेपर को थोड़ा सा वेट कर दिया, जब वाटर उस लिटमस पेपर में आ गया, तब जब हमने उस HCl गैस में उसको दिखाया तो इट चेंज इट्स कलर। तो उसी तरह से हमने एक चीज़ हमने तो जान लिया कि जो एसिड होता है उसको डिसोशिएट होना बहुत ज़रूरी होता है। देखो, अगर एक एसिड की बात हम करेंगे उसमें एक तो पार्ट ये H+ आयन होगा ही, एक तो H+ आयन होगा, और उसके साथ एक नेगेटिव कोई एक आयन भी होगा जिसको ये उसका कैटायोनिक पार्ट होगा, और एक नेगेटिव जिसको हम एनायोनिक पार्ट बोलेंगे वो भी कोई एक तो होगा। मैं सपोज उसको B से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सपोज, और A से रिप्रेजेंट कर देते हैं। B से क्यों करें, चलो मैं उसको A से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। एक पॉजिटिव पार्ट जो कि हमारा H+ आयन और एक नेगेटिव पार्ट A- से मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये मिलकर जो Ha बनाएंगे वो हमारे लिए एक एसिड होता है आर्रेनियस के थ्योरी के हिसाब से। उसी तरह से जो हमारा बेस होता है उसमें एक पार्ट तो जो नेगेटिव आयनिक पार्ट होता है वो तो OH- होता है, उसके साथ एक कैटायोनिक पार्ट होगा जिसको मैं चलो B से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, B+, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर एक बेस बनाते हैं जिसको हम BOH बोलते हैं। ये B कुछ भी हो सकता है, A कुछ भी हो सकता है, मैं बस उसको एक जनरलाइज करने के लिए मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो हमें क्या पता चला कि हमें अगर कोई एसिड को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये एसिड ये H+ को देना बहुत ज़रूरी है। एसिड डिसोसिएट होकर ये H+ आयन को रिलीज करना ये बहुत ज़रूरी था। अगर ये H+ आयन को रिलीज ही नहीं करता तो वो एसिड की तरह बिहेव भी नहीं करता, क्योंकि इसी के थ्रू लिटमस का मैंने आपको पहले लेक्चर में जब मैंने लिटमस का आपको बताया था क्यों कलर चेंज होता है, क्योंकि मैंने आपको लिटमस का कंपाउंड मैंने उसका स्ट्रक्चर बनाया था, उसमें मैंने आपको H+ के साथ वो किस तरह से रिएक्ट करता है, एक नया कंपाउंड बनाता है, फिर उसका एक कलर वो एसिड के लिए रेड कलर कैसे कन्वर्ट होता है मैंने आपको वहाँ पर समझाया था। और बेस के लिए कैसे OH- आयन जब प्रोड्यूस होता है वो किस तरह से उसको एक हाइड्रोजन उससे लेके किस तरह से एक नया केमिकल कंपाउंड बनाकर उस केमिकल कंपाउंड का कलर ब्लू होता है, तो इसीलिए वो ब्लू कलर में कन्वर्ट होता है। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बता दिया था जब मैंने इंडिकेटर में जब आपको पढ़ा रहा था। तो एसिड बनने के लिए H+ को
प्रोवाइड मतलब सॉल्यूशन में वाटर में डिजोल्व होकर वो H+ को डिसोशिएट करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो बेस होता है उसको वाटर के साथ अगर आप मिलाओगे तो उसको OH- प्रोवाइड करना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसको बेस बोल सकते हो। तो ये था एसिड और बेस का जो डेफिनेशन, कि एसिड क्यों एसिड होता है, बेस क्यों बेस होता है। बेस तब तक आप किसी कंपाउंड को एसिड और बेस में नहीं बोल पाओगे जब तक वो ये आयंस को प्रोवाइड नहीं करेंगे। H+ आयन, अगर H+ आयन को मैंने और भी एक नाम दिया था प्रोटॉन, अगर ये H+ आयन को डोनेट नहीं करेगा वाटर में डिसोशिएट होकर तो आप उसको एसिड का नाम नहीं दे सकते हो। और जब तक वो OH- आयन डिसोशिएट नहीं करेगा वाटर में डिजोल्व होकर, उसको आप मतलब वो कंपाउंड अपना जो बेसिक कैरेक्टर है, जो अपना बेसिक नेचर है, वो शो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए वाटर का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी था साथ। क्यों? क्योंकि ये आयंस को वाटर में ही वो डिसोशिएट होता था। HCl गैस जो हमने एग्जांपल लिया था, जो HCl गैस था वो डिसोशिएट हो नहीं पा रहा था, लेकिन जब हमने वहाँ पर वाटर को इंक्लूड किया तो ये HCl गैस H+ एंड Cl- में टूटा और H+ आयन को उसने प्रोवाइड किया। इसीलिए हम देखें कि HCl जो गैस था वो एसिडिक नेचर अपना शो नहीं कर रहा था, लेकिन वाटर के कांटेक्ट में वो शो किया। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में थोड़ा ये बात घुसनी चाहिए। एसिड तब तक अपना एसिडिक नेचर शो नहीं करेगा जब तक वो H+ आयन डोनेट नहीं करेगा। बेस तब तक अपना बेसिक नेचर शो नहीं करेगा जब तक वो अपना OH- डोनेट नहीं करेगा। इस चीज़ को दिमाग में बहुत अच्छे से आप डालो, ठीक है। मैं इसीलिए इसको बार बार थोड़ा बोल रहा हूँ। तो ये रही बात एसिड और बेस की, कि इसका डेफिनेशन हमने जो देखा था। तो अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे कि कौन सा एसिड क्या होगा और कौन सा बेस कैसा होगा। देखो, हमने एसिड और बेस का देख लिया। H+ आयन प्रोवाइड करना, मैं यहाँ पर और भी एक बार लिख दे रहा हूँ। उसके लिए रेस्पॉन्सिबल था H+ आयन, और बेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है OH- आयन, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, आप थोड़ा सोचो। अगर दो एसिड आप ले रहे हो और एसिड का जो एसिडिक नेचर होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है H+ आयन। दो एसिड आप ले रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूँ एसिड ए और एसिड बी। मैं आपको बोल रहा हूँ कि सेम अमाउंट ऑफ, अगर एसिड ए और एसिड बी को आप सेम अमाउंट का लोगे, अगर इसका एक मॉलिक्यूल तो उसका एक मॉलिक्यूल, इसका एक मोल तो उसका एक मोल, इसका एक मोलर कॉन्सेंट्रेशन तो उसका भी एक मोलर कॉन्सेंट्रेशन, सिमिलर अमाउंट, या 100, इसमें एसिड ए का आप 100 मॉलिक्यूल्स ले रहे हो, एसिड बी का आप 100 मॉलिक्यूल्स ले रहे हो, इसमें समझो इजी होगा 100 मॉलिक्यूल्स। मैं बोल रहा हूँ कि जो एसिड ए है ना, वो जब 100 मॉलिक्यूल्स उसमें टूटते हैं तो 95 H+ आयन्स वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, 95 H+ आयन प्रोड्यूस हो रहा है। और जब आप 100 मॉलिक्यूल जब बी एसिड के ले रहे हो तो वहाँ पर 5 से 10, ओनली 5 to 10 H+ आयन्स आर गेटिंग प्रोड्यूस्ड। तो मैं अगर आपको पूछूंगा एसिड ए और एसिड बी से ज़्यादा एसिडिक नेचर कौन शो कर रहा है, समझे, एसिड ए और एसिड बी से ज़्यादा एसिडिक नेचर कौन शो करेगा? जो 95 H+ आयन सिमिलर 100 अमाउंट ऑफ 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड में जो 95 H+ आयन शो कर रहा है, या 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड में जो 5 H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है, कौन ज़्यादा होगा? डेफिनेटली वो 95 वाला ज़्यादा होगा, ए ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है, और एसिड का जो एसिडिक नेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल ही होता है H+ आयन। तो जो जितना ज़्यादा H+ आयन प्रोवाइड कर पाएगा सॉल्यूशन में, वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। ये बात को समझो, और इसका एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी हम लोग करते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से आपको आइडिया मिलेगा। देखो, जो हमने ऑलरेडी किया था ये एक्सपेरिमेंट, मैं उसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हमने एक कंटेनर लिया था और उसमें हमने वाटर डाला था, याद होगा आपको, थोड़ा सा हम तो लास्ट क्लास में ही किए थे हम। दो, सपोज आयरन हो या कोई भी मेटल का आप रॉड या नेल जो भी आप लेना है ले सकते हो। हमने इन दोनों को बैटरी से कनेक्ट किया था, ठीक है। हमने एक 6 वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट किया था। फिर यहाँ पर एक बल्ब लगाया था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बल्ब की जगह पे एक एमीटर को लगाएंगे, एक एमीटर, ठीक है। दिस इज एन एमीटर। एमीटर क्या करता है, फिजिक्स में आप इसको पढ़ोगे, ये आपका जो करंट कितना पास हो रहा है एक सर्किट में, उसको आपको अगर मेजर करना होगा
तो वहाँ पर आप एमीटर यूज़ कर सकते हो। अब देखे होगे सपोज जो एसी वगैरह अगर आपके घर में जब सर्विसिंग वगैरह के लिए आते हैं, वो भी शायद वो एक लेके तो आते हैं, वो पता नहीं वो एमीटर होता है कि नहीं, लेकिन उसमें वो मेजर कर सकते हैं कि इस सर्किट में कितना करंट पास हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम दो सेटअप करेंगे, पहले एक सेटअप फिर दूसरा सेटअप। तो मैं पहले एक ही डायग्राम में आपको समझा रहा हूँ। पहले आप क्या करो, उसमें थोड़ा सा HCl डाल दो आप, ठीक है। सपोज आप एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का आप डालो, मैं वही 100 मॉलिक्यूल्स ही लेके चल रहा हूँ। मैं मोलर वगैरह आपको याद होगा नहीं होगा कंसंट्रेशन, मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट तो आपको मैंने पढ़ाया नहीं, तो मैं आपको इसलिए बस आप मॉलिक्यूल्स तो जानते हो ना, आप 100 मॉलिक्यूल्स को समझो। 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl आप लेके गए, इसमें डाल दिए, ठीक है। ये आपका सेटअप 1 था। तो क्या होगा ना, तो जब HCl वाटर में जाएगा तो वो डिसोशिएट होगा H+ एंड Cl- आयंस में, आयंस विल बी फॉर्म्ड। तो आयंस जितना फॉर्म होगा ये सर्किट कंप्लीट होगा, बिकॉज पहले तो सर्किट कंप्लीट नहीं था। जब आयन फॉर्म होगा तो ये सर्किट कंप्लीट होगा। जब सर्किट कंप्लीट होगा करंट विल पास, जब करंट पास होगा सो दिस एमीटर विल शो अ डिफ्लेक्शन, एक डिफ्लेक्शन आएगा। वो शायद इनिशियल यहाँ पर था, तो सपोज ऐसा कुछ एक डिफ्लेक्शन यहाँ, सपोज यहाँ तक डिफ्लेक्शन आया कि हाँ करंट पास हुआ, आप जानोगे कि करंट पास हुआ, और उसका जो भी मेजरमेंट होगा उसमें आप कोई एक तो रीडिंग आप नोटिस करोगे। ये हुआ HCl की बात। फिर आप क्या करो, सिमिलर अमाउंट और सेकेंड जो हमारा सेटअप होगा उसमें 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड, जो हमारा CH3COOH होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एसिटिक एसिड। अब इसको ले लिए, सिमिलर सेटअप। जब आप एसिटिक एसिड को वहाँ पे लोगे, देखो एसिटिक एसिड कैसे डिसोसिएट होगा उसको समझो। एसिटिक एसिड को जब आप वाटर में डालोगे तो इसको इस तरह से मत करना कि ये 4 हाइड्रोजन है तो चारों के चारों टूट जाएगा, नो। ये कितना हाइड्रोजन देगा वो आप 11 में एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, बेसिसिटी और एसिडिटी, दो चीज़ आप पढ़ोगे, वो 11 में आप देखोगे। यहाँ बस आप जानो कि किस तरह से डिसोसिएट होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ये H+ आयन फॉर्म करेगा और CH3COO- आयन फॉर्म करेगा, ये उसका एनायोनिक पार्ट बनेगा, और ये H+ तो उसका कैटायोनिक पार्ट बनेगा, इसीलिए तो ये एसिडिक होता है। लेकिन ये पूरा का पूरा उसका एनायोनिक पार्ट होता है। ये जो 3 हाइड्रोजन कार्बन के साथ लगा हुआ है ये डिसोशिएट नहीं हो सकते, तो इसलिए सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम, एक एसिडिक एसिड सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम को डिसोशिएट करेगा। तो ये हुआ। हमने फिर से 100, दूसरा जो हमारा सेटअप होगा उसमें हमने 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COOH हमने डाल दिया। फिर उसमें भी H+ आयन प्रोड्यूस होगा और उसमें भी सर्किट कंप्लीट होगा, उसमें भी करंट पास होगा, एमीटर उसमें भी डिफ्लेक्शन शो करेगा। लेकिन जितना डिफ्लेक्शन HCl के केस में एमीटर ने शो किया था उससे कहीं ज़्यादा कम डिफ्लेक्शन, लाइक इतना या कुछ भी, CH3COH के लिए वो शो करेगा। मतलब कि HCl का जो डिफ्लेक्शन होगा जब हमने HCl सॉल्यूशन में लिया था वो बहुत ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा, जबकि अगर एसिडिक एसिड को हमने सॉल्यूशन में लिया था वो बहुत कम डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो इसका मतलब देखो, हमने 100 मॉलिक्यूल्स दोनों का लिया था, 100 मॉलिक्यूल्स दोनों का लिया था। सपोज ये 100 के 100 HCl मॉलिक्यूल्स अगर डिसोशिएट हो जाते, 100 के 100 HCl मॉलिक्यूल अगर डिसोशिएट होते तो 100 H+ आयन प्रोड्यूस होता। अगर पूरा का पूरा डिसोशिएट हो गया होता तो 100 H+ आयन प्रोड्यूस हुआ होगा। उसी तरह से अगर CH3COH ये भी अगर 100 मॉलिक्यूल्स पूरा कंप्लीट डिसोशिएट हो रहा है तो आपको यहाँ पर भी 100 H+ आयन तो मिलने चाहिए था। अगर सिमिलर अमाउंट ऑफ H+ आयन आपको मिल रहा होता तो जो करंट पास हुआ होता वो भी सिमिलर अमाउंट ऑफ करंट पास हुआ होता, तो एमीटर का जो डिफ्लेक्शन होता वो भी सिमिलर अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन शो करता, क्योंकि जितना अच्छे से जितने नंबर ऑफ आयन्स आप ज़्यादा बनेगा उसी हिसाब से वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो अगर इसमें भी 100 हाइड्रोजन H+ आयन आपको मिल रहा होता, इसमें भी H+ आयन, दोनों केस में, ये आपका केस 1 था, ये आपका केस 2 था, यहाँ पर अगर आपको H+ आयन 100 मिल रहे होते तो जो डिफ्लेक्शन होता वो सिमिलर होना चाहिए था। पर हमारा क्या हुआ, डिफ्लेक्शन फॉर, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, डिफ्लेक्शन फॉर HCl
वाज ग्रेटर देन CH3COH, जो कि हमारा एसिटिक एसिड होता है। ये हमारा रिजल्ट था, ये हमारा रिजल्ट हमें मिला, उससे हम क्या कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ करेंगे। देखो केमिस्ट्री में क्या होता है ना, फिजिक्स में क्या होता है, कोई एक मतलब वो एक थियोरेटिकल फिजिक्स पे एक टॉपिक होता है, उसमें क्या होता है, लोग सोचते हैं और सोच कर वो बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हैं और यूनिवर्स उसी तरह से रिएक्ट भी करता है। लेकिन केमिस्ट्री में क्या होता है ना, केमिस्ट्री में हम पहला कुछ काम करते हैं, कोई रिएक्शन या कुछ भी, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका कोई एक रिजल्ट आता है, हम उस रिजल्ट को देख कर हम कोई एक थ्योरी को सोचते हैं कि यार ये रिजल्ट मिलना चाहिए था। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला, मैंने तो सेम अमाउंट का लिया है, सेम अमाउंट का डिफ्लेक्शन शो करना चाहिए था, लेकिन मिल रहा है अलग, मिल रहा है एक का बहुत ज़्यादा हो रहा है दूसरे से, हमें कोई डिफरेंट रिजल्ट मिल रहा है हमारे एक्सपेक्टेशन से। तो उसको मैच करने के लिए अभी हम थ्योरी डिराइव करेंगे कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या होगा। तो डेफिनेटली अगर डिफ्लेक्शन ज़्यादा शो कर रहा है किसी और से, तो इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ H+ आयन प्रोड्यूस हो रहा होगा। सिमिलर अमाउंट का हमने इनिशियली लिया था, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ H+ आयन्स प्रोड्यूस्ड, अमाउंट ऑफ H+ आयन प्रोड्यूस्ड मस्ट बी ग्रेटर इन HCl देन एसिटिक एसिड, वरना डिफ्लेक्शन तो सिमिलर होता। डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है HCl में, तो डेफिनेटली H+ आयन HCl में ज़्यादा ही प्रोड्यूस हो रहा होगा एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। ये एक हमारा मतलब हमने एक कंक्लूजन हमने मिला। तो उसी हिसाब से देखो, ये भी एक एसिड, ये भी एक एसिड, दो एसिड हमने लिया था, सिमिलर अमाउंट का लिया था, और हमें जो एक्सपेरिमेंट मिला उसमें हमने देखा कि एक में ज़्यादा H+ आयन प्रोड्यूस हुआ। ये हमने कंक्लूजन हम यहाँ तक पहुँचे कि HCl में ज़्यादा H+ आयन प्रोड्यूस हो रहा है एज कंपेयर टू द CH3COH एसिटिक एसिड। तो अगर H+ आयन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि HCl will be more acidic. HCl will have more acidic nature. HCl will show more acidic character than acetic acid. More acidic character than acetic acid, because HCl will produce more number of H+ ions as compared to the acetic acid in that solution. In that same solution with the same amount or same number or initial amount of acid we have taken. तो यहाँ पर हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया, HCl मस्ट बी, देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, छोटे बच्चे हो, दिमाग में थोड़ा लोड ना पड़े इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, HCl ज़्यादा H+ आयन प्रोड्यूस किया, जो कि हमने इस एक्सपेरिमेंट से हमने कंक्लूड किया एज कंपेयर टू द एसिडिक एसिड। तो H+ आयन को हम एसिडिक नेचर के साथ डायरेक्टली हम मतलब नंबर ऑफ H+ आयन्स को हम जो हमारा जो एसिडिक नेचर होता है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं, जितना ज़्यादा H+ आयन उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर। तो उसी हिसाब से हमने बोला कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज मोर एसिडिक इन नेचर, मोर एसिडिक कैरेक्टर, उसका मोर एसिडिक कैरेक्टर होगा एज कंपेयर टू द CH3COH। तो उसी बेसिस पे हमने एसिड को क्लासीफाई किया, उसी बेसिस पे हमने एसिड को क्लासीफाई किया। तो जब हमने एसिड को क्लासीफाई किया, हमने उनको दो कैटेगरी में शो कर लिया। एक कैटेगरी जिसमें जो ज़्यादा एसिडिक नेचर शो करते थे, जो ज़्यादा H+ आयन्स प्रोड्यूस कर पाते थे सॉल्यूशन में, उनको एक कैटेगरी में रखे, और जो कम H+ आयन प्रोड्यूस कर रहे थे, यानी कि जो एसिडिक नेचर कम शो कर रहे थे, उनको और एक कैटेगरी में रखा। तो जो ज़्यादा वाले उनको हमने बोला दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और जो कम प्रोड्यूस किया उसको हमने बोला दीज आर वीक एसिड्स। उसी तरह से बेस को भी हमने क्लासीफाई कर दिया, बेस भी हमने क्लासीफाई किया, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, इस तरह से हमने इसको क्लासीफाई किया। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग बेस एसिड्स बने, कौन कौन से हमारे वीक एसिड्स बने, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग बेस और कौन कौन से वीक बेस बने। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में मोस्टली जो हमारे इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं मोस्टली वही होते हैं, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, इन सबको आप ले सकते हो। वीक एसिड्स में हम कर सकते हैं CH3COOH, और एसिडिक एसिड इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, H2CO3, कार्बोनिक एसिड। तो इनमें क्या होगा, ये जो एसिड्स होंगे
ये जब सॉल्यूशन में जाएंगे बहुत कम अमाउंट ऑफ मतलब H+आयन प्रोड्यूस करेंगे। क्यों ऐसा होता है? देखो, आप जब 11 में जाओगे आप एक इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, मतलब उसी तरह का कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि वहाँ पर भी हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। क्या होता है ना, जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स के होते हैं, लाइक फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो, उनको अगर आप जितना भी आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इनिशियल एसिड्स और इनिशियल बेस आप डिसॉल्व करोगे, उनमें से जितने मॉलिक्यूल्स उसमें होंगे वो ऑलमोस्ट अगर 90 to 95% मॉलिक्यूल्स 90 to 95% मॉलिक्यूल्स वो डिसोशिएट कर जाते हैं वाटर में। मतलब कि अब 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl लिया था हमने पहले में, तो ऑलमोस्ट 90 से 95 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl डिसोशिएट हुआ होगा। जब हमने एसिडिक एसिड लिया था, जो हमारे वीक एसिड्स होते हैं या वीक बेस होते हैं, वो वही 5% के अराउंड ही वो डिसोशिएट करते हैं, ज़्यादा वो डिसोशिएट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं वीक एसिड। देखो, जैसे कि हमने एसिडिक एसिड लिया था 100 मॉलिक्यूल्स, अगर 100 मॉलिक्यूल्स हमने लिया था तो मैक्सिमम वही 5, 7, 10 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा डिसोशिएट कर ही नहीं पाएंगे, बहुत कम डिसोशिएट करेंगे। और वीक एसिड्स में क्या होता है, अगर वो डिसोशिएट करते भी हैं ना, वो फिर से H+ उसी के साथ जो माइनस आयन होता है उसके साथ जुड़कर ये पहला वाला कंपाउंड बना ही देता है। अगर आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में आप देखोगे तो मैक्सिमम आपको 5-7% ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे डिसोशिएट किए हुए। तो ये होता है उनका फंडा। अब स्ट्रॉन्ग बेस का कुछ कॉमन एग्जांपल्स देखो, ये एग्जांपल्स आपको ज़्यादा इतना याद रखने की कोई ज़रूरत है नहीं, वो आपको अपने आप याद रहेगा। वीक एसिड में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और कौन सा वाला कॉमन वाला आपके यहाँ पर एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हो आप। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इतना ही, अब जितना आप आगे पढ़ते जाओगे आप इनको देखते जाओगे, आपको अपने आप याद हो जाएगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं किसको याद रखने की कि ये स्ट्रॉन्ग है या ये वीक है। आप आगे आगे जाओगे आपको अपने आप याद रहता जाएगा। तो देखो, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, इनको हमने क्लासीफाई कर लिया। लेकिन मैं अभी एक आपको बात बोल रहा हूँ, जो जितने भी सपोज हमारे पास जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमें मिल गए, क्या सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स सेम मतलब सिमिलर अमाउंट ऑफ एसिडिक नेचर शो करेंगे? ऐसा होगा, या उनके बीच में भी कोई ज़्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू समवन, कोई कम एसिडिक होगा एज कंपेयर टू समवन? ऐसा कुछ होने वाला है, या सब सारे स्ट्रॉन्ग एसिड का एक ही मतलब एक ही सेम सिमिलर अमाउंट ऑफ एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके बीच में भी ज़्यादा कम होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स हम फिक्स करते हैं कि हाँ इतना रेंज में अगर जाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग होगा, इतना रेंज में रहेगा तो वो वीक होगा। लेकिन उनमें भी, स्ट्रॉन्ग में भी कम ज़्यादा होता है, बहुत ही कुछ ज़्यादा एसिडिक हो जाते हैं। जैसे कि हमारे सपोज आप कंपेयर कर सकते हो, हमारे जो लेमन जूस होता है ना, वो जो लेमन का जो जूस निकालते हो आप, वो भी एसिडिक होता है। लेकिन क्या वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है? वो भी एसिडिक होता है, लेकिन क्या वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है? जैसे कि हमारे सपोज जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें हम HCl प्रोड्यूस होता है, उसका जितना एसिडिक नेचर होता है, क्या लेमन जूस का उतना एसिडिक नेचर होता है? नहीं होता। वो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो HCl है वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है इस लेमन से। लेकिन दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग के कैटेगरी में आप सोच सकते हो। नहीं, लेमन को तो आप स्ट्रॉन्ग के कैटेगरी में नहीं सोच सकते, साइट्रिक एसिड उसमें होता है, लेकिन उनमें भी अलग अलग होता है। तो उसको हम कैसे मेज़र करेंगे? तो उसको मेज़र करने के लिए हमें एक स्केल, मतलब कोई तो हमें एक क्राइटेरिया रखना होगा ना उसको मेज़र करने के लिए। तो हमने एक स्केल डिराइव किया और उस स्केल को हमने नाम दिया pH स्केल। उसको हमने नाम दिया pH स्केल। P स्मॉल H कैपिटल, ऊपर होगा इससे H। pH स्केल इस तरह से उसको मेंशन किया जाता है, pH स्केल। ये जो P वर्ड है ना, समझो, ये जो P वर्ड है ना, ये एक जर्मन वर्ड से डिराइव किया है, पोटेंस, जिसका मतलब होता है पावर। ये जर्मन है, जर्मन वर्ड पोटेंस से ये डिराइव हुआ है, पावर। होता क्या है pH स्केल में, उसका लिटरल मीनिंग भी देखो ना, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन।
पावर ऑफ H प्लस आयन, उसी को बोलते हैं पीएच, पावर ऑफ H प्लस आयन। पावर ऑफ H प्लस आयन को मतलब क्या, कितना अमाउंट ऑफ H प्लस आयन वो एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। जितना ज़्यादा वो H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा उतना ज़्यादा वो एसिडिक होगा। जितना ज़्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा उतना ज़्यादा वो एसिडिक होगा। उसी तरह से जितना ज़्यादा बेस मतलब जो बेस जितना ज़्यादा OH माइनस प्रोड्यूस करेगा, जितना ज़्यादा OH माइनस प्रोड्यूस करेगा, दैट विल बी मोर बेसिक। और उसको हम POH से रिप्रेजेंट करते हैं, पावर ऑफ OH माइनस आयन। ठीक है, ये होता है बेस के लिए। लेकिन आपको ये यूज़ हम लोग नहीं करते, हम सिर्फ पीएच से बेस को भी हम पीएच में ही यूज़ करते हैं। एक ही स्केल हम लोग यूज़ करते हैं हमारे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो पीओएच को हम अभी नहीं देखेंगे, मैं पीओएच की बात लास्ट में आपको बता दूंगा। तो देखो, पीएच स्केल के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। आपका पीएच कैलकुलेशन नहीं है, अगर होगा तो मैं कभी एक अलग से उसको थोड़ा सा एक क्लास लेके मैं कर दूंगा। लेकिन पीएच कैलकुलेशन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्वेश्चन आपका नहीं आता है, आपको इतना जो कंसंट्रेशन टर्म्स वगैरह का इतना अच्छा आइडिया तो है नहीं। तो इसको पीएच स्केल मतलब पीएच कैलकुलेशन को पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है नहीं उतना। तो हम बस पीएच स्केल को देखते हैं। देखो, पीएच स्केल में क्या होता है, हमने एक रेफरेंस हमने लिया है। अब क्यों लिया है वो नंबर आप अगर पीएच कैलकुलेशन की बात आप पढ़ोगे तो आप जान सकते हो। हमने 0 से 14 तक एक स्केल हमने सेट किया। 0 से 14 तक, 0 से स्टार्ट हुआ 14 तक हमने स्केल को हमने कंसिडर किया और बीच में 7 वाला पॉइंट आया। ठीक है, बीच में 7 वाला पॉइंट आया। कैसे उसको मेजर करते हैं मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको पीएच स्केल थोड़ा आइडिया देता हूँ कि पीएच स्केल एक्चुअली क्या होता है। हमने 0 से 14 तक हमने रेफरेंस हमने लिया और 7 उसका मिड पॉइंट था। देखो, ये जो 7 होता है ना, अगर पीएच किसी का 7 होगा, अगर आपने कैलकुलेशन किया और पीएच किसी का 7 हुआ, इसका मतलब कि पीएच 7 होता है, तो दैट वन विल बी न्यूट्रल। 7 इज द न्यूट्रल पॉइंट। ओके, 7 पीएच 7 इज द न्यूट्रल पॉइंट। अगर 7 से 0 के और जब आएगा, ये जो रीजन होता है ना, ये जो रीजन होता है ये एसिडिक, ये एसिड का रीजन होता है। और ये जो रीजन होता है ना 7 to 14, ये बेस का रीजन होता है। ठीक है, ये बेस का रीजन होता है। याद रखना, आप ये जो न्यूट्रल पॉइंट से उनके जो एंड की तरफ 2 एरो ऐसे ड्रॉ करो। यहाँ पर देखो एसिड होता है, जो एसिडिक नेचर होता है ना, जो एसिडिक नेचर होता है वो 7 से 0 के और आते वक्त 7 से 0 के वक्त आते वक्त वो इंक्रीज करता है। मतलब जिसका pH 1 है और किसी का pH अगर 5 है, तो दोनों में से जो 1 वाला pH होगा ना वो ज़्यादा एसिडिक होगा, वो ज़्यादा एसिडिक होगा pH 5 वाले से। pH 1 वाला pH 5 वाले से ज़्यादा एसिडिक होगा। क्यों? जो हमारा जो मतलब कि देखो, हमारा H प्लस आयन जितना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, H प्लस आयन जितना ज़्यादा प्रोड्यूस होता है वो नंबर उतना कम हो जाता है pH का। क्यों? मैं आपको मैथमेटिकली थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए बस बताता हूँ। pH को हम बोलते हैं माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अगर हमें पता चला जो हमारा H प्लस आयन, 2 केस अब हम देखते हैं। एक में H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है वो हो गया 10 to the power -1। 10 to the power -1 यूनिट के बाद मत करो, दिमाग खराब हो जाएगा। दूसरे केस में सपोज आपको मिला 10 to the power -5, तो 10 to the power -1 और 10 to the power -5 में ज़्यादा कौन सा है? दिस वन इज मोर, 10 to the power -1, बिकॉज दिस इज 1/10 और दिस इज 1/10 to the power 5। आपको पता होगा तो इतना तो मैथमेटिक्स आता ही होगा ना, तो ये ज़्यादा वैल्यू को शो करेगा।
it will show 1.1, it will show 0.0001, तो दिस वन इज मोर। तो अगर ये ज़्यादा है तो इसको ज़्यादा एसिडिक नेचर का होना पड़ेगा, इसको ज़्यादा एसिडिक होना पड़ेगा। तो जब ये वैल्यू को आप इस जो pH का जो कैलकुलेशन जो फॉर्मूला है जब उसमें डालोगे तो देखो क्या होगा, pH 1 को डालो माइनस log ऑफ 10 to the power -1। लॉगरिथम अगर आपको सॉल्व करना आता होगा तो ये जो पावर वाला ये जो है ना ये यहाँ पर आके मल्टीप्लाई होता है। लॉगरिथम को जो सॉल्व करोगे तो माइनस ऑफ -1 और log 10 जो होता है उसका वैल्यू होता है 1, log 10 का वैल्यू 1 होता है। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 1। अगर आप -5 को वहाँ पर पुट करते, यहाँ पर कर रहा हूँ मैं माइनस लॉग ऑफ 10 to the power -5, तो ये -5 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा माइनस ऑफ -5 लॉग 10 का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा +5। तो देखो कौन सा वाला ज़्यादा एसिडिक था, ये +1 वाला। तो इसीलिए हम जितना जब 7 से 0 तक आता है तो एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है, लेकिन जब 0 से 7 तक जाएगा, अगर इस तरफ जाएगा तो एसिडिक नेचर विल डिक्रीज। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, हमारा जो थोड़ा मिटा देता हूँ, फिर एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। हमारा जो गैस्ट्रिक जूस होता है ना, हमारा जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका जो pH होता है वो अराउंड 1.2 होता है, और जो लेमन जूस होता है हमारा, जो लेमन जूस होता है उसका pH अराउंड वही 2 पॉइंट समथिंग तो होता है, 2.2 होता है अराउंड। लेमन जूस 2.2 के अराउंड होता है। तो ये हमारा जो गैस्ट्रिक जूस है ना वो ज़्यादा एसिडिक होता है। अगर एसिडिक नेचर को आप देखोगे तो गैस्ट्रिक नेचर, जो गैस्ट्रिक जूस होता है जिसका pH 1.2 होता है, वो लेमन जूस जिसका pH 2.2 होता है उससे ज़्यादा होता है। क्यों होता है? आपको कम pH वाला ज़्यादा एसिडिक होता है, कम pH वाला ज़्यादा एसिडिक होता है, इतना समझो। मैंने आपको यहाँ पर मैथमेटिकली भी बता दिया कि एक क्यूब 5 से pH 1, ये उसका pH है, ये उसका pH है, pH 1 क्यूब pH 5 से ज़्यादा एसिडिक हुआ। क्यों? क्योंकि H+ आयन ज़्यादा फॉर्म होता है। आप जो H+ आयन जब आप देखते हो तो वो इसी फॉर्म में हम लोग को मिलता है, उसका जो कंसंट्रेशन ऐसे कोई 10 to the power माइनस समथिंग में उसको मिलेगा। क्यों मिलेगा वो आप आगे देखोगे, अभी इन सब में मत पढ़ो, बस आप जानो कि मैं आपको बताने के लिए कि क्यों pH 1 ज़्यादा एसिडिक हुआ pH 5 से, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया। और उसी तरह से देखो, जब 7 से 14, जब 7 to 14 जाएगा ना, तो ये जो बेसिक नेचर है, ये जो बेसिक नेचर है ना वो इंक्रीज करके जाएगा। मतलब जो मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिटा के आपको बता रहा हूँ। मतलब कि जो pH, सपोज किसी का pH 8 है और किसी का pH सपोज 12 है, कौन ज़्यादा बेसिक होगा? बेसिक विल बी दिस वन। ओके, बेसिक विल बी दिस वन। pH 12 वाला मोर बेसिक होगा, pH 12 वाला मोर बेसिक होगा। ठीक है, pH 12 वाला मोर बेसिक होगा। तो बेसिक नेचर 7 to 14 इंक्रीज करेगा, लेकिन एसिडिक नेचर 7 to 0 इंक्रीज करेगा। ये आप ट्रिक समझ लो, ड्रॉ कर देना 0 7 14, 7 से दोनों एरो उसके एंड की तरफ ले आना, उस एरो के तरफ वो बढ़ेगा, उसका नेचर एसिड का 0 के तरफ बढ़ेगा, बेस का 14 की तरफ बढ़ेगा। इतना जानो क्यों बढ़ेगा, मैंने आपको बता दिया एसिड का। ठीक है, तो ये होता है pH स्केल। देखो, लेकिन हम इसको मेज़र कैसे करेंगे? हम किसी एसिड को कैसे मेज़र करेंगे? हमें पता कैसे चलेगा कि ये इस pH रेंज में आएगा, ये उस pH रेंज में आएगा? हमें पता कैसे चलेगा? एक हम यूज़ करते हैं वहाँ पर। तो देखो, एक एसिड का कितना pH होगा, वो किस रेंज में आएगा, वो हम जानेंगे कैसे? हाउ टू मेज़र दैट? हम प्रैक्टिकली उसको कैसे मेज़र करेंगे कि कौन सा वाला, सपोज आपको इमीडिएटली कोई कंपाउंड दे देगा, आपको पूछेगा कि इसका एसिडिक नेचर आप बताओ, आप थोड़ी ना उसका H+ आयन कंसंट्रेशन कितना हुआ आप कैसे मेज़र करोगे? वो तो मेज़र नहीं करोगे, हमें कोई एक दूसरा रास्ता चाहिए। तो उसके लिए हमें एक यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें यूज़ करना पड़ता है।
यूनिवर्सल इंडिकेटर, आपके बुक में बस यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में दिया है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोला नहीं है, बस बोला है कि दिस इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। देखो इसमें ये एक्चुअली कैसे करता है। देखो मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूँ यूनिवर्सल इंडिकेटर का, कि ये किस तरह से उसको यूज़ करते हैं। जो स्विमिंग पूल वगैरह होता है ना, अब इंडिया में तो इतना कोई मेंटेन उसको करता नहीं, लेकिन अब्रॉड में बहुत सारे लोगों में ऑलमोस्ट हर घर में स्विमिंग पूल होता है, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी। तो वहाँ पर बहुत मतलब स्विमिंग पूल का जो मेंटेनेंस होता है ना, उसके लिए बहुत ट्रेंड लोग होते हैं, वो प्रॉपर ट्रेनिंग लेके होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी आ गया, किसी को भी 50 रुपये दे दिए, वो आके साफ़ करके चला गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रॉपरली ट्रेंड लोग वहाँ पर होते हैं, और वो आपके पानी का कितना पीएच लेवल है, कितना उसमें क्लोरीन का लेवल है, ये सब वो अपने जो केमिकल्स वगैरह लाते हैं उसमें टेस्ट करते हैं। उसी हिसाब से वो कौन सा वाला मेडिसिन उनको यूज़ करना है वो डिसाइड करते हैं, और वो उसको क्लीन करते हैं। तो वो जो पीएच मेज़र करते हैं ना, वो क्या करते हैं अपने साथ एक छोटा सा कोई एक इस तरह से कोई एक लेके आते हैं कोई स्केल, उसमें एक तरफ एक केमिकल होता है, साइड में एक स्केल होता है, डिफरेंट कलर, उसमें डिफरेंट तरह के कलर्स, अलग अलग बहुत सारे कलर्स, हर मतलब 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, इस तरह से पीएच का रेंज बना हुआ होता है उस स्केल में। और हर रेंज का एक डिफरेंट कलर होता है, हर रेंज का एक बहुत ही अलग कलर होता है। तो आप जब वो क्या करते हैं, आपके स्विमिंग पूल से पानी लेंगे, उस केमिकल में डाल देंगे, वो यही यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। वो जो केमिकल होता है ना, वो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, उसमें डाल दिए तो आपका जो कलर बनेगा ना, जो कलर बनेगा वो उस स्केल के साथ उसको मैच कर देंगे, ये किस कलर के साथ मैच हो रहा है। तो जिस कलर के साथ मैच होगा, उस जो पानी का पीएच का जो रेंज होगा वो उसी रेंज में होगा। सपोज कोई कलर 4 to 5 पीएच के लिए कोई एक कलर था, और आप जब पानी उसमें डाले, उसका कलर यही 4-5 वाले कलर के साथ मैच हो गया, तो उस पानी का जो कलर मतलब जो पानी का जो पीएच होगा वो 4 और 5 के रेंज में ही वो रहेगा। तो इस तरह से वो यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज़ करते हैं। लेकिन ये यूनिवर्सल इंडिकेटर काम कैसे करता है, मैं आपको थोड़ा सा, ज़रूरी नहीं है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि आप जान तो लो कि क्या होता है। देखो ये जो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स होता है, ऐसा क्यों, मतलब इस कैसे ये मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर काम करता है हमें पीएच का रेंज को जानने के लिए। देखो जब आप आगे पढ़ोगे तो आप जानोगे कि एक इंडिकेटर का ना एक पर्टिकुलर रेंज होता है, वो इसी रेंज में ही काम करेगा। जैसे कि मैंने आपको मिथाइल ऑरेंज बोला था, फेनोफ्थैलिन बोला था। मिथाइल ऑरेंज और फेनोफ्थैलिन, उनका एक अपना एक रेंज होता है। जिस रेंज में मिथाइल ऑरेंज काम करेगा उस रेंज में फेनोफ्थैलिन काम नहीं करेगा, उस पीएच रेंज में नहीं काम करेगा। जिस पीएच रेंज में फेनोफ्थैलिन काम करेगा उस पीएच रेंज में मिथाइल ऑरेंज काम नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, हर रेंज के हिसाब से हम एक एक इंडिकेटर को पिक करते हैं। कौन सा वाला इंडिकेटर 1 to 2 रेंज में काम करेगा, कौन सा वाला 2 to 3 से काम करेगा, कौन सा वाला 3 to 4 से काम करेगा, कौन सा वाला 12 to 13 से काम करेगा, कौन सा वाला 13 से 14 को काम करेगा। इस तरह से हम इंडिकेटर चूज करते हैं और सबको मिला देते हैं, सबको इक्वल अमाउंट्स में मिला देते हैं। तो क्या होता है, आप जिस पीएच रेंज का सॉल्यूशन आप उस इंडिकेटर में डालोगे, उस रेंज का जो पर्टिकुलर इंडिकेटर होगा, इस यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंदर जो पर्टिकुलर इंडिकेटर उस रेंज में होगा, वो अपना जो कैरेक्टरिस्टिक्स कलर होगा वो शो कर देगा, और हमें वो रेफरेंस में उन्हीं का वही कलर ही मेंशन होता है, और कुछ होता नहीं है। हमें उन्हीं जो इंडिकेटर्स होते हैं उसी के कलर्स जो होते हैं वही हमारे लिए मेंशन होते हैं, और उसके साथ हमें बस कंपेयर करना होता है। तो इसी तरह से ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो काम करता है। जो डिफरेंट तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, आप उसमें क्या क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज होता है, एक मिथाइल रेड भी होता है, फेनोफ्थैलिन होता है, थाइमोल भी होता है, ब्रोमोथाइमोल भी एक होता है। इन सब का डिफरेंट तरह के रेंज होता है, और उस रेंज में वो काम करते हैं, एक पर्टिकुलर रेंज में। जब आप कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी केमिकल, कोई भी एसिड, कोई भी बेस एक पर्टिकुलर पीएच रेंज का आप डाल दिए, सपोज आप किसी 4 पॉइंट, मतलब हमें आइडिया नहीं है, लेकिन उस पानी का, सपोज वो स्विमिंग पूल का पानी का अगर 4.5 उसका सपोज पीएच था, सपोज 4.5 था, हमने उसको यूनिवर्सल इंडिकेटर वाला जो रेफरेंस स्केल है उसमें डाल दिया,
और हमने देखा कि तुम देखना इसका जो कलर होगा ना वो 4 to 5 रेंज का जो कलर होगा, 4 to 5 रेंज का जो कलर होगा, एक पर्टिकुलर इंडिकेटर कोई भी उसमें हो सकता है, 4 to 5 रेंज में जो कलर होगा ना, इसका कलर उस कलर के साथ मैच होगा। फिर आप जानोगे, आप नहीं जान पाओगे कि चलो आप ये नहीं जान पाए कि परफेक्टली 4 to 4.5 है, लेकिन आप जान गए 4 to 5 के बीच ये कुछ है, इसका वैल्यू 4 से 5 के बीच ही कुछ है, और उसी हिसाब से वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं, कितने अमाउंट ऑफ जो उनके जो सुइटेबल सब्सटेंस होता है उसको न्यूट्रलाइज करके उसका थोड़ा सा एसिडिक नेचर, अगर ज़्यादा एसिडिक हो गया वो कोई बेस या किसी तरह से यूज़ करके उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो वो सब वो ट्रेंड लोग होते हैं, वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वहाँ पर ऐसे कोई भी आकर 50 रुपये में आके साफ़ नहीं करता, वो बहुत ही प्रॉपरली ट्रेंड होते हैं। तो उस तरह से वो इसका यूज़ करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर का। तो इसका मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया कि यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है। तो देखो हमने पीएच के बारे में पढ़ लिया, अब हम देखेंगे कि हम जो डेली लाइफ में पीएच का क्या इम्पोर्टेंस होता है वो हमें देखना है। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच मैं बस थोड़ा सा, देखो ये कोई इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है, बस थोड़ा सा बुक में है तो इसलिए मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम इम्पोर्टेंट है। पहला जो होगा, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में क्या इफेक्ट करता है पीएच, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। मैं थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स उसको पूरा शॉर्ट में बस लिख दूंगा, आपको समझा रहा हूँ। पहला जो होगा, देखो ह्यूमन बॉडी जो होता है ना, हमारा जो ह्यूमन बॉडी होता है, हमारे अंदर जितना भी काम धाम होता है, हमारा जो पीएच का जो रेंज होता है वो 7 to 7.8 के बीच हमारा बॉडी काम करता है। जितने भी हमारे अंदर फ्लूइड्स होते हैं मोस्टली इसी रेंज में काम करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारा जो ब्लड होता है, जो हमारे अंदर जो ब्लड होता है उसका 7.4 होता है उसका पीएच, तो 7 के उस तरफ हुआ तो ब्लड इज स्लाइटली बेसिक इन नेचर, ब्लड इज स्लाइटली बेसिक इन नेचर। तो हमारा ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल जो होता है वो 7 to 7.8 पीएच में हम लोग काम करते हैं। फिर देखो और एक क्या बोल सकता हूँ, जैसे कि हमारा, हाँ और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है एसिड रेन। देखो एसिड रेन के बारे में आप साइंस में पढ़े हो मैं उसका पीएच एस्पेक्ट आपको बता रहा हूँ। जब जो हमारा जो रेन वाटर होता है ना उसका पीएच अगर आप मेजर करोगे, अगर वो पीएच, अगर उसका पीएच लेस देन 5.6, अगर 5.6 से पीएच कम हो गया उस रेन वाटर का, तो उस रेन वाटर को आप बोलोगे दैट इज़ एसिड रेन, मतलब उस पानी का थोड़ा एसिडिक नेचर उसमें क्रिएट हुआ होगा, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंट तरह के गैसेस होते हैं उसके साथ जब वो पानी मिलता है तो वो थोड़ा सा एसिडिक नेचर उनसे थोड़ा गेन करता है, और वो पीएच 5.7 से नीचे आएगा अगर, तो ये भी एसिडिक होगा। ऑब्वियसली 7 से नीचे होगा तो एसिडिक तो होगा ही, लेकिन 5.6 से अगर नीचे हो गया तो वो जो एसिड रेन होगा, जो रेन वाटर होगा वो थोड़ा एसिडिक नेचर का होगा। तो इसका इफेक्ट कैसे डालेगा, देखो आप देखोगे पहली बात तो जब एसिडिक रेन होगा, वो जो रेन वाटर होगा वो रिवर में जाएगा, कोई भी वाटर सोर्स उसमें जाएगा, वहाँ पर जब जाएगा तो ये जब उस पानी के साथ मिलेगा, पानी तो न्यूट्रल होता है ना, अभी के लिए आपके लिए पानी न्यूट्रल है, पानी न्यूट्रल होता है, वहाँ पर जाएगा एसिडिक वाटर, तो वहाँ पर जो एक्वेटिक लाइफ होता है ना, पीएच चेंज अगर थोड़ा सा भी होगा बहुत ही ज़्यादा मतलब इफेक्ट डालेगा जो हमारे एक्वेटिक लाइफ होता है। आप खुद भी जानते हो, अगर कोई एक्वेरियम वगैरह रखे होगे आप घर पे, तो आप जानते हो जो मछली वगैरह होते हैं उनको बहुत केयरफुली रखना पड़ता है, उनके लिए बहुत सारे पीएच वगैरह को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा पानी अगर गया तो सारे के सारे मछली मर जाते हैं जो नए नए लाते हैं। जैसे कि मैं बीच में लाया था तो मेरे 1 महीने में मतलब 20-25 मछली मर गए, उसके बाद मैंने रखना ही छोड़ दिया। तो ये इसी वजह से, क्योंकि मैं जान नहीं पा रहा था कि किस तरह से उनको मेंटेन करना होता है। तो जो रखते हैं वो बहुत ज़्यादा केयरफुली रखते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा पानी का पीएच इधर उधर हुआ सब गए। तो ये एक होता है, और एक होता है, आप अगर देखे होंगे जो नया नया बरसात होता है ना, उस समय का जो पानी होता है, अगर उसमें आप कभी भीग गए हो तो आप देखना, नोटिस करना, अगर कभी भीगे होगे, अगर आपके स्किन के कांटेक्ट में वो पानी आया होगा ना, तो देखना आपकी स्किन में थोड़ा सा हल्का सा इरिटेशन होता है, इचिंग वगैरह होता है, थोड़ा सा इरिटेशन होता है, हल्का हल्का एक बर्निंग सेंसेशन भी होता है। क्यों? बिकॉज जो पानी होता है उसका पीएच 5.6 से नीचे आ जाता है, तो वो थोड़ा सा एसिडिक रेन, मतलब उस पानी में थोड़ा एसिडिक नेचर
होता है, थोड़ा ज़्यादा एसिडिक नेचर होता है, इसीलिए थोड़ा इस तरह के वो रिजल्ट शो करता है। और देखो हमारा जो प्लांट्स वगैरह होते हैं ना, वो भी एक स्पेसिफिक पीएच में ही, जो सॉइल का जो होता है वो भी एक स्पेसिफिक पीएच में ही वो ग्रो करते हैं, मैक्सिमम स्पेसिफिक पीएच, जो कि मोस्टली स्लाइटली एसिडिक, आई थिंक स्लाइटली एसिडिक होगा वो, अगर तो वो अच्छे ग्रो करते हैं, अच्छा ग्रो करता है प्लांट्स। तो ये भी हुआ। और एक एग्जांपल आपके, एग्जांपल मतलब फैक्ट की तरह दिया था, जो हमारा जो वेनस जो एक प्लैनेट है ना, उसका जो सरफेस मतलब उसका जो आउटर सरफेस है, उसमें जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत वाइट एंड येलोइश क्लाउड्स होते हैं। वो जो क्लाउड्स होते हैं वो हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 क्लाउड्स, उसके एटमॉस्फेयर में होता है। तो जो इतना एसिडिक H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, उसका क्लाउड पूरे एटमॉस्फेयर को घेर के रखता है, तो वहाँ पर लाइफ इसीलिए पॉसिबल नहीं है। वेनस में लाइफ का एग्जिस्टेंस इज इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस। तो एसिड किस तरह से एडवर्सली हम प्लांट्स एंड एनिमल्स को अफेक्ट करता है वो आपको मैंने बता दिया। थोड़ा और एग्जांपल हम डाल सकते हैं यहाँ पर, यहीं पर कर देता हूँ मैं, तो मिटा देता हूँ। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, आपको पता है जब हम खाना खाते हैं तो वो जब डाइजेशन होता है तो किस तरह से होता है पेट में, बायोलॉजी में आप जानते हो बहुत सारे जो हमारा जो डाइजेशन का जो जूस प्रोड्यूस होता है उसका जो नेचर होता है ना, जो हमारा जो डाइजेशन जो प्रोसेस होता है, जो हमारा जो गैस्ट्रिक जूस फॉर्म होता है या जो डाइजेस्टिव जूस हमारा फॉर्म होता है वो भी एसिडिक होता है, दैट इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। और उसमें जो मेन जो एसिड फॉर्म होता है दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, वही प्रेजेंट होता है। और ये बहुत ज़्यादा, इसका पीएच कम होता है, बहुत कम होता है, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक ये होता है, ये बहुत हाईली एसिडिक होता है हमारे पेट में, जो क्योंकि जो भी खाओ ये उसको डाइजेस्ट कर देता है, तो कितना एसिडिक होगा वो आप सोचो। तो देखो तो इसीलिए तो हमारा जो मतलब जितने भी हमारे जो एरियाज होते हैं ना, जो एक्सपोज्ड एरिया जो भी अंदर होते हैं, स्टोमक का जो वॉल होता है वहाँ पर म्यूकस का बहुत थिक लेयर होता है। क्यों? और हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, जो खाना जिस ट्रैक में हम खाते हैं वहाँ पर भी म्यूकस का बहुत थिक लेयर होता है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं होगा ना तो ये HCl स्टोमक में छेद करके निकल जाएगा। और आई थिंक जो अल्सर वगैरह होता है मुझे लगता है इसीलिए ही होता है, जो पेट में जो घाव वगैरह हो जाते हैं अल्सर, आई थिंक वही म्यूकस लेयर थोड़ा कुछ गड़बड़ होता है। मुझे तो इतना बायोलॉजी का तो आइडिया है नहीं, लेकिन मुझे लगता है इसीलिए होता होगा। थोड़ा सा कहीं म्यूकस का थोड़ा लेयर ख़राब हुआ, HCl घुस गया, छेद कर दिया, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। और हमारे पूरा हमारा बॉडी को अगर डिसॉल्व कर देगा, इतना स्ट्रॉन्ग होता है हमारे अंदर जो एसिड है। लेकिन ड्यू टू दैट म्यूकस लेयर इसका इफेक्ट इतना नहीं होता। तो डाइजेशन का आप जानते हो। और आप जानते हो जो इंडाइजेशन होता है, जो हम बोलते हैं ना इंडाइजेशन हुआ, कुछ लोग बोलते हैं एसिडिटी हो गया, आपको पता है जो इनो पी लो एसिडिटी हो गया, ये सब आप जानते हो। उसका जो मतलब क्यों होता है वो, क्योंकि जब मोर एसिड फॉर्म हो जाता है, जब मोर और टू मच, आप इसको टू मच बोलो, जब टू मच एसिड फॉर्म होता है स्टमक में, तब उसको हम बोलते हैं इंडाइजेशन, तब हम बोलते हैं इंडाइजेशन। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? ज़्यादा एसिड बना है उसको बेस डाल दो, न्यूट्रलाइज कर दो। ज़्यादा एसिड बन रहा है उसको बेस डाल दो, न्यूट्रलाइज कर दो। आप एक मेडिकल टर्म आप सुने होंगे, एंटासिड्स, सबके घर में होता है एंटासिड। जो एंटासिड होता है ना वो एक्चुअली में एक बेसिक नेचर का वो होता है। मोस्टली हम लोग जो यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको ही हम एंटासिड के हिसाब से यूज़ करते हैं। हम देखे हो गया एंटासिड, वो एक वाइट कलर का मिल्क की सब्सटेंस होता है ना, थोड़ा थिक मिल्क की तरह होता है, उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसमें यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, ये बेसिक नेचर का होता है, एसिड के साथ वो मिलेगा, जितना ज़्यादा एसिड फॉर्म हुआ है उसके साथ मिल जाएगा, और क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो वो जो सडन जो इनो होता है उसमें भी इसी तरह का सब्सटेंस होता है। आप उसको पी लिए,
उस वो क्या करेगा, वो उस एसिड को इमीडिएटली वो न्यूट्रलाइज कर देता है, तो इसीलिए इफेक्ट बहुत जल्दी वो आ जाता है। तो ये होता है और एक यूज डाइजेशन का, सॉरी हमारे एसिड का। और एक रोल हमारे लाइफ में यहाँ पर मैं कर देता हूँ, टूथ डीके। देखो हमारा जो माउथ का जो पीएच होता है ना, वो मेनली बेसिक होता है, वो मेनली बेसिक रहता है। अगर माउथ का जो पीएच है, अगर वो लेस देन, इफ द पीएच लेस देन 5.5, इफ द पीएच बिकम्स 5.5, कैसे पीएच एसिडिक बन जाता है उसका जो माउथ का जो एरिया, जब आप खाना खाते हो तो क्या होता है, जो फूड हमारे दांतों में फंस जाता है, तो जो बैक्टीरिया उसको जो अपना जो काम करता है, जब उसको वो डिके करता है, तो क्या होता है ना, तब एसिड फॉर्म होता है उस चीज़ से। तो जब एसिड ज़्यादा फॉर्म हो जाएगा और वो पीएच अगर 5.5 से कम हो जाएगा, तब हमारा जो टूथ होता है, तो टूथ का जो कौन सा पार्ट डिजोल्व होता है, वो जो एनामेल होता है ना हमारे टूथ का, वही जो आउटर लेयर एनामेल होता है वही डिजोल्व होता है, तो उसी को हम बोलते हैं टूथ डिके। जब पीएच 5.5 के नीचे चला जाएगा, और देखो ये जो एनामेल होता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Ca3PO4 होल ट्वाइस, विच इज कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, इट्स अ सॉल्ट। ये होता है एनामेल का केमिकल फॉर्मूला। जब पीएच 5.5 से नीचे हो जाएगा तो टूथ डिके भी होता है। ये और एक यूज़ हो गया, और एक नॉलेज के लिए आपके एनसीईआरटी में दिया था। तो और कैसे मतलब एसिड हमारे लाइफ में यूज़ होता है, देखो 4th पॉइंट, केमिकल वॉरफेयर। केमिकल वॉरफेयर, केमिकल वॉरफेयर मतलब जो हम लोग जो केमिकल वेपन्स की बात वो नहीं, नेचर कैसे एसिड को यूज़ करता है एक अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। देखो आप जानते हो जो हमारे हनी बी होते हैं ना, जो हमारे हनी बीज होते हैं या एंड्स होते हैं, आप जानते हो ये अगर किसी दिन आपको डंक मार दिए तो बहुत पेन होता है, बर्निंग सेशन होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है। अगर आपको कभी फील नहीं हुआ है, वो जो रेड कलर का जो बड़ा बड़ा जो चींटी होता है ना, उसको कभी लेके थोड़ा सा खा लेना, एक डंक फील आ जाएगा। तो ये क्या करते हैं, तो ये जो डंक लगाते हैं उसमें एक केमिकल होता है, एक एसिड होता है, उसी के लिए वो बर्निंग सेंसेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं मिथेनोइक एसिड, और जिसका कॉमन नेम होता है हमारे लिए फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जिसका केमिकल फॉर्मूला आता है HCOOH, मिथेनोइक एसिड। ये उसका IUPAC नेम है, ये उसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मूला इज दिस वन। और क्या होता है, और एक प्लांट, और एक नेचर में एक प्लांट होता है नेटल प्लांट। नेटल प्लांट जो ट्रैकिंग वगैरह, जो हाइकिंग वगैरह लोग करते हैं, तो वहाँ पर कभी कभी क्या होता है ना, एक ऐसा एक प्लांट होता है, उसके पत्तों में छोटे 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 पूरा एक स्पाइन की तरह छोटे छोटे बहुत माइन्यूट माइक्रो स्पाइन्स होते हैं। वो क्या होता है ना, वो स्किन में लग जाता है, तो वो स्पाइन्स आपके स्किन में लग जाते हैं, और वहाँ पर भी यही जो एसिड होता है वो प्रेजेंट होता है, वही प्रेजेंट होता है, तो उसको हम मिथेनोइक एसिड बोलते हैं। देखो फिर इसका भी आप कोई होम रेमेडी आप ले सकते हो। जो हमारे कोई भी आप घर में जो हमारे होता है, क्या क्या होता है, सपोज जो बेकिंग सोडा वगैरह होता है, उसको भी अगर आप किसी ने डंक मार दिया, आप उसको बेकिंग सोडा वगैरह आप अगर यूज़ करोगे तो आपको थोड़ा सा फील, वो बर्निंग सेंसेशन कम होगा। तो नेचर में देखो, जब नेटल प्लांट का जो डंक लगता है उसके पास में एक डॉक्ड प्लांट होता है, उसके साइड में ही वो हमेशा ये दोनों प्लांट एक दूसरे के साथ मतलब होते हैं, क्योंकि अगर नेटल प्लांट आप में लग गया तो आप इमीडिएटली वो डक प्लांट उसके साइड में होगा, उसके पत्ते लाके थोड़ा उसको रब कर दो, आपका कम हो जाएगा वो इफेक्ट। क्योंकि ये जो एसिड होता है ये उसका एंटासिड की तरह ही काम करता है। इसमें एक बेसिक नेचर का कोई केमिकल होता है जिसके थ्रू वो जो बर्निंग सेशन होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा एसिड बेस, ख़त्म हुआ। एसिड बेस के बारे में हमने सब कुछ देख लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे सॉल्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। तो देखो एसिड बेस हमने पूरा अच्छे से ख़त्म कर लिया, उनका सब कुछ हमने पढ़ लिया। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्ट। सॉल्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा
और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी होगा, सॉल्ट्स। देखो इस चैप्टर में आपने बहुत जगह पे सॉल्ट का मेंशन मैंने किया है, बहुत जगह पे। जैसे कि जो जो रिएक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया था, लाइक फॉर एग्जांपल जो हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने बताया था आपको। थोड़ा मैं पहले आपको जो बैकग्राउंड है उसके बारे में थोड़ा बता रहा हूँ। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने आपको बताया था, मैं क्या बोला कि एक एसिड जब एक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा, है कि नहीं, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा। उस तरह से जब हम एसिड को, कोई एक एसिड को जब हम मेटल, एसिड एंड मेटल को जब हम रिएक्ट करवाते थे तो तुम क्या देखते थे, एसिड प्लस मेटल बनता था। क्या होता था, ये मेटल क्या करता था, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता था और साथ में इस मेटल का एक सॉल्ट बनाता था। उसी तरह से हमने मेटल कार्बोनेट्स, मेटल बाइकार्बोनेट्स, उनको भी जब एसिड के साथ रिएक्ट किया था, जो क्या मैंने पढ़ाया था, आप खुद जाके अपने नोट्स में चेक कर सकते हो, वहाँ पर भी सॉल्ट का फॉर्मेशन होता था, वहाँ पर भी सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ था। बेस के साथ भी हमने देखा था, जो जो हुआ था वहाँ पर भी सॉल्ट फॉर्मेशन हुआ था। तो हमने सॉल्ट को ऑलरेडी हमने देख लिया है, सॉल्ट फॉर्मेशन हमने जान चुका है कि किस तरह से सॉल्ट फॉर्म होता है, कहाँ कहाँ से हम लोग सॉल्ट को फॉर्म करते हैं, वो सब हमने देख लिया है ऑलरेडी। एसिड और बेस का जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स में सॉल्ट बन रहा था। आप वहाँ से जाके सॉल्ट का फॉर्मेशन देखोगे। मैंने आपको बताया हमारे लिए ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये न्यूट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट को आगे पढ़ने के लिए हमारे लिए न्यूट्रलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं इसको भी मिटा रहा हूँ और मैं अच्छे से आपको बता रहा हूँ। देखो अभी थोड़ा ध्यान से देखो। सॉल्ट एक एग्जांपल लेके उसको स्टडी करते हैं पहले कि उसमें होता क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं, जो कॉमन सॉल्ट खाते हैं हम हमेशा हर दिन खाते हैं, आपको पता होगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है। ये किस तरह से बना था, जब HCl और NaOH, HCl वाज द एसिड, NaOH वाज द बेस, उससे हमने जब न्यूट्रलाइजेशन किया NaCl प्लस वाटर फॉर्म हुआ। इससे हमें मतलब नहीं, हमें सिर्फ इस NaCl से मतलब है। तो NaCl को अगर आप स्टडी करोगे तो हमें पता चलेगा कि दिस इज एन आयोनिक कंपाउंड, ये एक आयोनिक कंपाउंड होता है। दिस इज एन आयोनिक कंपाउंड। अभी आपको आयोनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड, इनके बारे में आइडिया है नहीं, ज़्यादा सोचो मत, बस इतना जानो आयोनिक कंपाउंड मतलब आयन्स से फॉर्म होता है। किन कौन कौन आयन इसमें होता है, Na+ आयन और Cl- आयन, दो आयन्स मिलकर एक आयोनिक कंपाउंड फॉर्म किए हैं। तो सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स। तो NaCl जो हमारा सॉल्ट था उसमें एक देखो, उसमें दो पार्ट हमें मिला, दो पार्ट हमें मिला। कौन कौन से पार्ट मिला मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर रहा हूँ। एक तो देखो, एक पार्ट में, एक आयन में पॉजिटिव साइन है और एक आयन में नेगेटिव साइन है। तो एक देखो जो पॉजिटिव पार्ट जिसको हम बोलेंगे कैटायोनिक पार्ट, जिसको हम बोलेंगे कैटायोनिक पार्ट, और होगा एक नेगेटिव पार्ट और एक नेगेटिव आयन जिसको आप बोलोगे एनायोनिक पार्ट, ओके, जिसको हम लोग एनायोनिक पार्ट बोलेंगे। देखो यहाँ बहुत मजे की बात है, मैं यहीं से सॉल्ट का क्लासिफिकेशन, सॉल्ट के फैमिलीज, ये सब यहीं से डिस्कस करूंगा, तो थोड़ा सा ध्यान से देखो। तो ये जो NaCl बना था, ये जो NaCl बना था, इस NaCl एग्जांपल से ही मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इजी होगा रिलेट करना। दो चीज़ों से बना था, HCl और NaOH। HCl और NaOH से बना था। ये हमारे लिए एसिड था, ये हमारे लिए एक बेस था। यही दोनों मिलकर न्यूट्रलाइज करके NaCl को बनाए थे। तो देखो मुझे बताओ, ये जो Na+, जो उसका जो कैटायोनिक पार्ट था, जो कैटायोनिक पार्ट था, ये देखो, ये तो NaCl बनाए और साथ में H2O बना दिए। अब H2O कैसे बना, H+ एंड OH-, इससे H2O बना है। हमें मतलब है NaCl से। ये जो NaCl हमारा बना, उसमें जो ये Na+ जो कि कैटायोनिक पार्ट था, वो हमें कहाँ से मिला, वो हमें कहाँ से मिला, एसिड से मिला या बेस से मिला, जो कैटायोनिक पार्ट होता है सॉल्ट का, वो हमें कहाँ से मिल रहा है। देखो
कहाँ पर है सोडियम? बेस में। तो जो कैटोनिक पार्ट होता है, जो पॉजिटिव पार्ट होता है सॉल्ट में, वो हमेशा फ्रॉम बेस, उसको वो बेस से मिलता है। जो बेस उसको और एक एसिड के साथ न्यूट्रलाइज होके सॉल्ट बनाता है, उसी बेस से उसको, उस सॉल्ट को उसका कैटोनिक पार्ट मिलता है। और एनायोनिक और जो नेगेटिव पार्ट होता है वो किससे मिलता है? वो मिलता है एसिड से, फ्रॉम एसिड्स, फ्रॉम द एसिड, सिर्फ एसिड बोल रहा हूँ, फ्रॉम द एसिड। तो जो कैटोनिक पार्ट होता है सॉल्ट का वो बेस से बनता है, बेस से उसको मिलता है। जो एनायोनिक पार्ट होता है, जो नेगेटिव आयन होता है, जो नेगेटिव आयन होता है, वो कहाँ से मिलता है? वो एसिड से मिलता है। ये क्लोरीन देखो वहाँ पर नेगेटिव कौन सा है? क्लोरीन माइनस। वो कहाँ से मिला उसको? एसिड से। नेगेटिव पार्ट आयनोनिक पार्ट फ्रॉम एसिड्स। जो पॉजिटिव सोडियम प्लस था वो कहाँ से मिला? बेस से। पॉजिटिव पार्ट कैटायोनिक पार्ट फ्रॉम बेस। इतना दिमाग में घुसा? तो अब देखो हम क्लासिफाई करेंगे सॉल्ट को। तो देखो अब हम सॉल्ट्स को क्लासिफाई करेंगे। कौन से बेसिस में क्लासिफाई करेंगे? पहली बात तो हम उसको, उसका जो नेगेटिव पार्ट था या नेगेटिव आयन था जो, और उसको जो आप एनायोनिक पार्ट उसको जो बोले थे हम, वो कहाँ से मिल रहा था उसको? मैंने बोला फ्रॉम द एसिड्स, फ्रॉम द एसिड। तो हम इस बेसिस पे उसको क्लासिफाई करेंगे कि वो जो नेगेटिव आयन है उस बेसिस पे उसको क्लासिफाई करेंगे। यानी कि कौन से एसिड से, किस तरह के एसिड से वो फॉर्म हुआ है, उस बेसिस पे हम पहला क्लासिफिकेशन हम करेंगे। ये उसका नेगेटिव पार्ट। पहला जो टाइप होता है वो होता है क्लोराइड्स। देखो ये कोई इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है नहीं, बस आपको जानना चाहिए। नहीं जानोगे कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको आगे ज़रूरत नहीं होगी। आप जानते हो, देखो कोई भी सॉल्ट देखोगे आप जान जाओगे वो किस फैमिली से होगा। देखो क्लोराइड जब क्लोराइड की बात करते हो, क्लोराइड्स जो सॉल्ट होता है उसमें जो एसिड यूज़ होता है ना, वो मोस्टली हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही यूज़ करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हम ये जो क्लोराइड, इसका जो नेगेटिव पार्ट होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनाता है और वो सॉल्ट्स फॉर्म करता है। जैसे कि एग्जांपल, आप कोई भी एक सपोज आप कोई भी एक बेस के साथ उसको रिएक्ट करवाओ, आप NaOH के साथ HCl को रिएक्ट करवाओगे तो आपको मिलेगा NaCl, नेगेटिव पार्ट उसका क्लोराइड होगा, तो आप बोलोगे कि ये एक क्लोराइड सॉल्ट है। अगर आप KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से उसको रिएक्ट करवाओगे तो आप KCl मिलेगा। उसी तरह से एमोनियम क्लोराइड, इस तरह से आपको मिलेगा। आप कैल्शियम क्लोराइड भी बना सकते हो क्लोराइड्स। फिर सेकेंड जो टाइप होगा वो होगा नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स में जो एसिड होगा वो कौन सा होगा? HNO3, जो हमारा नाइट्रिक एसिड होता है। उसमें आप सिमिलरली सारे सिमिलर बेस को डाल दो और देखो NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, देन पोटाशियम नाइट्रेट, NH4 नाइट्रेट, एमोनियम नाइट्रेट। यहाँ पर और एक एग्जांपल भी लिख लो, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ये एक इम्पॉर्टेंट है, आगे जाके आपको बाद में ये AlCl3 बहुत यूज़ करोगे तो मतलब जानोगे इसके बारे में, डाइमराइजेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें आप आगे देखोगे। तो यहाँ पर सुन लो एक बार कि AlCl3 भी एक होता है। नाइट्रेट्स गए, फिर मैं बोल सकता हूँ कि सपोज कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स, इसमें जो एसिड होता है, सॉरी जो एसिड होता है वो कार्बोनिक एसिड होता है। द एसिड वी यूज इज कार्बोनिक एसिड। उसको फिर से डालो NaCO3, Na2CO3, सॉरी इसका Na2 होगा CO3 और 2 माइनस इसका जो एनायोनिक पार्ट होगा वो CO3 2 माइनस होता है, तो इसलिए Na2CO3, K2CO3, NH4 होल ट्वाइस CO3। कुछ भी डालो, सारे एसिड्स को, सारे बेस को डाल दो, वो अपना सॉल्ट बना देगा, कार्बोनेट्स। तो देखो नेक्स्ट जो टाइप होगा उसको आप बोल सकते हो सल्फेट्स। सल्फेट्स, इसमें जो एसिड होगा वो हमारा होगा प्यारा सा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। डालो उसको, एग्जाम्पल Na2SO4, K2SO4, मैं बोल रहा हूँ ETC, आप खुद करना। फिफ्थ जो होगा वो आप डाल सकते हो फॉस्फेट्स। उसका नाम क्या होगा? जो एसिड हमने यूज़ किया है वो होगा फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। एग्जाम्पल
अब AlPO4 कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 होल ट्वाइस। क्यों? क्योंकि ये जो नेगेटिव आयन है वो है फॉस्फेट आयन विच इज PO4 होल थ्राइस, सॉरी PO4 3 माइनस उसका जो आयन नेगेटिव आयन जो फॉर्म होता है, तो ये होता है उसका एक तरह का क्या मतलब फैमिली, कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, आप जानते हो यार, कुछ नहीं इसमें, आप बस उसका नेगेटिव देखो, नेगेटिव आयन देखो, जो आयन होगा उसको उस फैमिली में डालना है। यहाँ पे सल्फेट आयन है उसको आप सल्फेट्स बोल दोगे, यहाँ पर भी सल्फेट है उसको भी सल्फेट में डाल दोगे, इस पे फॉस्फेट है उसको फॉस्फेट में डालोगे, इसमें भी फॉस्फेट है उसको फॉस्फेट में डालोगे। कोई कोई इतना कोई बड़ा क्लासिफिकेशन है नहीं इसमें, कोई इतना कोई इंपॉर्टेंट सी बात है नहीं। तो अब देखो नेगेटिव पार्ट में हो गया, अब पॉजिटिव पार्ट में भी कर लेते हैं, ये तो और भी इजी होगा। ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव पार्ट और दैट इज द कैटायोनिक पार्ट। कैटायोनिक पार्ट जो कहाँ से मिला था उसको, फ्रॉम बेस, बेस से मिला था। अब देखो पॉजिटिव पार्ट में बहुत सिंपल है, अगर सोडियम है उसमें, वो सोडियम सॉल्ट बनेगा, उसको आप बोलोगे सोडियम सॉल्ट। सोडियम सॉल्ट बहुत सारे एग्जांपल ऑलरेडी मैंने सोडियम का लिख दिया है, NaCl, NaNO3, Na2SO4, ये सब सोडियम, क्योंकि यहाँ पर कैटायोनिक पार्ट सोडियम होता है। अगर आप इसको कैटायोनिक पार्ट में देख रहे हो तो ये हो गया ये सारे के सारे सोडियम। अगर एनायोनिक पार्ट में इसको देखोगे ये हो जाएगा क्लोराइड, ये हो जाएगा नाइट्रेट, ये हो जाएगा सल्फेट। उस तरह से अगर पोटाशियम होगा उसमें, पोटाशियम सॉल्ट्स, उसको बोलेंगे हम पोटाशियम सॉल्ट्स। बोलने की ज़रूरत है क्या, KNO3, K2SO4। अगर एल्यूमिनियम हुआ तो उसको बोल दो एल्यूमिनियम सॉल्ट। देखो ये कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं बस आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, आपको जानना है आप जानो, नहीं जानोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपको यह अपने आप कर लोगे। फिर और एक बता देता हूँ, एमोनियम सॉल्ट्स। देखो ये Al+3, ठीक है, एल्यूमिनियम +3, एमोनियम सॉल्ट NH4Cl। तो कौन सा वाला बेस हम लोग यूज़ करते हैं, इसमें कौन सा वाला बेस यूज़ किया है, सोडियम के लिए हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया है, पोटेशियम सॉल्ट के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया है, एल्यूमिनियम सॉल्ट के लिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया है, एमोनियम सॉल्ट के लिए एमोनियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया है, ठीक है। तो ये होता है NH4OH में क्या लिख रहा हूँ, NH4Cl, ठीक है, NH4NO3, बस। तो ये होता है क्लासिफिकेशन, इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ये है नहीं, आप जानते हो। आप इसको आप किसी में भी देखो, इसमें कोई बाउंड एंड रूल नहीं है। ये सपोज KCl की बात करो, आप कैटायन में आप बोलोगे तो ये आपको पोटेशियम सॉल्ट दिखेगा, अगर आप एनायन के रिस्पेक्ट में बोलोगे तो ये आपको क्लोराइड सॉल्ट दिखेगा। तो इसलिए ज़्यादा आप इसमें वरीड मत होना। तो देखो सॉल्ट को हमने पढ़ लिया, सॉल्ट के क्लासिफिकेशन भी कर लिया, अब थोड़ा pH ऑफ सॉल्ट की बात कर लेते हैं, छोटा सा होगा, ज़्यादा कुछ होगा नहीं। pH ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का pH क्या होगा, देखो आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप जानते हो, ठीक है, आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जानते हो, क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन में, एसिड प्लस बेस क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल, एसिड HCl, NaOH बनाता है NaCl प्लस वाटर, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो आप देखो हमारे पास जो NaCl होता है ना, आप अगर उसमें, मैं आपको बता रहा हूँ कि NaCl को जब हम वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, हमने तो HCl और NaOH को मिलाकर, एसिड और बेस को मिलाकर सॉल्ट और वाटर हमने बना लिया, लेकिन जब हम सॉल्ट को वाटर में डालते हैं तब क्या होता है। देखो पहली बात तो क्या होगा, NaCl वो डिसोसिएट होगा, वाटर में जाएगा तो वो डेफिनेटली डिसोसिएट होगा, तो Na+Cl- बनाएगा। वाटर मॉलिक्यूल उसमें तो NaH+ एंड OH- तो है, तब क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगे, कंपाउंड्स बनाएंगे, बनेगा क्या, HCl प्लस NaOH। तो हुआ क्या,
हमने एसिड और बेस को मिलाकर सॉल्ट एंड वाटर बनाया था। जब हमने सॉल्ट एंड वाटर को बनाया, हमें सेम एसिड और बेस हमें मिल गया। हमने सॉल्ट एंड वाटर को अगर मिलाया तो हमें सेम एसिड एंड बेस मिल गया। ठीक है। जब एसिड बेस से हम रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। जब हम सॉल्ट एंड वाटर से रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं हम उसको बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, सॉल्ट को पानी में तोड़ रहे हैं। सॉल्ट को हाइड्रो मतलब पानी, लाइसिस मतलब तोड़ना। सॉल्ट को पानी में तोड़ रहे हैं और उसको एसिड और बेस में बना रहे हैं। सॉल्ट को पानी में तोड़ रहे हैं, उसमें एसिड बेस बना रहे हैं। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आप आयोनिक इक्विलिब्रियम 11th में पढ़ोगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा जानोगे। हमें इतना ज़रूरी तो जानना है नहीं, मैं बस आपको एक चीज़ बताऊंगा, इतना हमें ज़्यादा ज़रूरी है नहीं ये बात, लेकिन ये ध्यान रखना, ये टर्म सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट को पानी में तोड़ रहे। 3 वर्ड है, एक सॉल्ट, दूसरा हाइड्रो, तीसरा लाइसिस। सॉल्ट को पानी में तोड़ रहे हैं, इतना आप ध्यान रखना। उसको हम बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो न्यूट्रलाइजेशन का ऑपोजिट होता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। दे बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ये वाला ये वाला आपका न्यूट्रलाइजेशन अगर इस तरफ से स्टार्ट होगा रिएक्शन तो ये हो गया सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में थोड़ा सा आगे चलो, हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो देखो हम अगर किसी सॉल्ट को पानी में डाल दिए, उससे हमें एसिड और बेस मिल गया, तो एक सॉल्ट का जो सॉल्यूशन हमने बनाया वो अल्टीमेटली एक एसिड और बेस के मिक्सचर में कन्वर्ट हो गया। सॉल्ट को हमने पानी में डाला, वो एसिड बेस के मिक्सचर में कन्वर्ट हुआ। तो जो सॉल्यूशन में जो एसिड और बेस प्रेजेंट हुआ, जब सॉल्यूशन में फिर से एसिड और बेस क्रिएट हो जाएंगे तो वो डेफिनेटली ईच अदर को न्यूट्रलाइज करेंगे। वो डेफिनेटली ईच अदर को न्यूट्रलाइज करेंगे कि नहीं? एसिड और बेस प्रेजेंट होगा तो डेफिनेटली वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। ये बार बार रिपीट होता होगा ये रिएक्शन। पहले सॉल्ट एंड वाटर को डाल दिए, वो एसिड बेस बन गए, फिर एसिड बेस बन गए तो वो फिर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट एंड वाटर बनेंगे, फिर से सॉल्ट एंड वाटर बन गए, वो एसिड बेस बन जाएंगे, फिर एसिड बेस फिर से चलेगा। इस तरह से रिएक्शन चलता रहेगा। तो देखो अगर मैं सॉल्ट और वाटर को मैंने डाला, मुझे मिल गया एसिड और बेस, और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करेंगे। सपोज दोनों एक दूसरे को कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कर दिए, मतलब कि जितना H+ था उतना, मतलब जितना एसिड था उतना बेस उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। मतलब कि न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? कुछ नहीं, न्यूट्रलाइजेशन मतलब ये H+ देगा, ये OH- देगा और एक दूसरे मिलकर वाटर बना देंगे, ये होता है न्यूट्रलाइजेशन। और क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन? यही तो होता है न्यूट्रलाइजेशन। एसिड H+ देता है, बेस अपना OH- देता है, ये वाटर बना देते हैं और साथ में सॉल्ट बना देते हैं, जो उसके जो करस्पॉन्डिंग जो दूसरे आयन्स होते हैं वो मिलकर सॉल्ट बना देते हैं। अभी सॉल्ट को छोड़ दो, सॉल्ट को भी छोड़ो, सॉल्ट की बात बाद में करेंगे। तो ये जो सॉल्यूशन बना, इसका pH क्या होगा वो डिपेंड करेगा ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस पे, ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस पे। तो अगर देखो सपोज मैं नंबर लेके आपको बता रहा हूँ, सपोज 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H+ प्रोड्यूस हुआ था और बेस भी 10 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुआ था, 10 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुआ था। तो ये एक दूसरे को एक एक न्यूट्रलाइज करते गए, H+, OH-, H+, OH-, H+, OH-, एक ईच को न्यूट्रलाइजेशन करते गए। तो क्या हुआ, जो सारे के सारे जो H+ आयन्स थे, सारे के सारे जो H+ आयन्स थे वो न्यूट्रलाइज हो गए। तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन अगर बन रहा है तो याद रखना ये जो एसिड और बेस होगा वो कब इस तरह का सॉल्यूशन, मतलब नंबर शो कर पाएंगे ऑलमोस्ट इक्वल नंबर, जब आप सिमिलर स्ट्रेंथ वाले आप अगर एसिड बेस को लोगे, सिमिलर स्ट्रेंथ, समझो बात। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग एसिड को SA मेंशन कर रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म आप यूज़ करो। स्ट्रॉन्ग एसिड को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इस तरह से, स्ट्रॉन्ग एसिड। और उसके साथ अगर स्ट्रॉन्ग बेस को आप यूज़ कर रहे हो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। लिख देता हूँ, पता नहीं आप क्या सोच लोगे इसको, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस।
अगर आप इनको लेकर न्यूट्रलाइज करोगे तो क्या होगा, ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ H प्लस एंड OH माइनस विल बी फॉर्म्ड एंड दे विल न्यूट्रलाइज ईच अदर। उसी तरह से अगर आप वीक एसिड और वीक बेस को भी लोगे, ये भी ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइजेशन होगा। इसका थोड़ा सा अलग केस है, लेकिन आप इतना जान लो, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा। उस सॉल्यूशन को आप, वो नेचर उसका न्यूट्रल होगा, दैट सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। अच्छा, सेकेंड केस में ले रहा हूँ, सपोज मैं एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहा हूँ, बेस को मैं वीक बेस ले रहा हूँ। एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहा हूँ, बेस को वीक ले रहा हूँ, तो क्या होगा, सिमिलर अमाउंट हमने लिया है, तो एसिड जहाँ पर 100 मॉलिक्यूल्स बना देगा, बेस वहाँ पर 10 मॉलिक्यूल OH माइनस देगा। एसिड जब 100 मॉलिक्यूल H प्लस बना देगा, एसिड वहाँ पर 10 मॉलिक्यूल्स देगा, तो क्या होगा, 10 OH माइनस सिर्फ 10 H प्लस को न्यूट्रलाइज करेंगे, बाकी 90 H प्लस तो सॉल्यूशन में रह जाएगा, ये तो बच जाएगा ना। तो अगर H प्लस आयन बचेगा सॉल्यूशन में, तो उसका नेचर क्या होगा, दैट विल बी एसिडिक, दैट सॉल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर। तो याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो एसिडिक इन नेचर। सिमिलरली थर्ड केस, अगर मैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाऊं, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये क्या होगा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वो कंप्लीट डिसॉल्व की तरफ जाएगा। सपोज वो 100 मॉलिक्यूल्स OH माइनस बना रहा है, लेकिन वीक एसिड जो कि 10 मॉलिक्यूल H प्लस बनाएगा, तो क्या होगा, 10 मॉलिक्यूल H प्लस 100 मॉलिक्यूल OH माइनस से सिर्फ 10 मॉलिक्यूल OH माइनस को न्यूट्रलाइज करेगा, बाकी तो 90 मॉलिक्यूल्स OH माइनस बच जाएगा ना। तो अगर OH माइनस सॉल्यूशन में बचेगा, तो उस सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, दैट सॉल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर। याद रखना, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर वीक बेस कंपोजिशन हो रहा है, तो याद रखना, जो पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा, जो पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा एसिड और बेस से, जो स्ट्रॉन्ग होगा, जो सॉल्यूशन का जो नेचर होगा फाइनली वही होगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हो तो वो स्ट्रॉन्ग मतलब एसिडिक नेचर का होगा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हो तो वो सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होगा। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग या दोनों वीक ले रहे हो, सेम ले रहे हो, तो वो न्यूट्रल हो जाए, क्योंकि एक दूसरे को वो न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ये था सॉल्ट का भी थोड़ा सा हमने आधा पढ़ा, एसिड बेस खत्म कर लिया, सॉल्ट हमने यहाँ तक देख लिया। नेक्स्ट हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स को पढ़ेंगे, उनके प्रिपरेशन वगैरह वो सब देखेंगे, वो एक क्लास में ख़त्म हो जाएगा। तो आज का जो क्लास था वो थोड़ा सा फंडामेंटल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास था। सो आई थिंक आपको समझ आया। और अगर पीएच स्केल आपको पढ़ना है, कैसे उसका कैलकुलेशन होगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो कभी बना दूंगा। सो आई होप you all could understand. So if you understood everything, please like the video, share it with your friends, and please subscribe to the channel. And अगर कोई डाउट्स और कोई क्वेरीज होगा तो मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसमें सेंड कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर योर पेशेंस।